ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ओके, हम लोगों ने इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट देख लिया, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट देख लिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और जो यहाँ से बन सकता है वो ये कि दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। सिंपली तुमसे एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है कि इनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में डिफरेंसेस बताओ। ठीक, तो वो जो भी पॉइंट यहाँ हम अभी डिस्कस करेंगे वो पॉइंट ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, लेकिन इंडिविजुअल इनहेंसमेंट में तुमने अलग पढ़ा है और डिप्लीशन में तुमने अलग पढ़ा है। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भाई दोनों में बेसिक डिफरेंस जो होता है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो इनहेंसमेंट, सॉरी डी मॉस हम उसको लिख रहे हैं और इसको ई मॉस लिख रहे हैं। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम डी मॉस भी लिख सकते हैं और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को हम ई मॉस भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग चैनल होता है ना, पहले से ही चैनल अवेलेबल होता है जिसको क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग नोट कर प्लांट। ले, हाँ बेटा, से नोट कर ले कॉपी में। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको नोट करते हुए जाओ साथ में। ठीक है, और इसमें इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग चैनल नहीं होता है ना। पहला पॉइंट तो हमें क्लियर यही पता है।
ठीक, अब ये प्री एग्जिस्टिंग चैनल यहाँ पे कैसे आता है, इसको जो तुम्हारा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाँ, इसको बेसिकली जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर है, इस चैनल को मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डिफ्यूज करता है, मीनिंग अपनी साइड से कुछ डोपिंग या समथिंग, कुछ मटेरियल अपनी साइड से ऐड करता है। ठीक, तो बाय इम्प्लांटिंग impurity, चैनल कैसे क्रिएट होता है, चैनल क्रिएशन इज डन बाय इम्प्लांटिंग impurity। और यहां पे चैनल का क्रिएशन कैसे होता है, इनहेंसमेंट टू टाइप सोर्स मॉसफेट, हाँ, यहाँ पे चैनल कैसे क्रिएट होता है, बाय अप्लाइंग अ गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है वो दोनों मोड में काम कर सकता है, डिप्लीशन मोड में भी और इनहेंसमेंट मोड में भी, है ना। तो इसको लिख लोगे, इट कैन वर्क इन बोथ मोड ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट इज enhancement mode and second is depletion mode। Now, अब जो तुम्हारा enhancement type MOSFET है वो क्या डिप्लीशन मोड में काम करता है, नो सर। वो केवल और केवल enhancement मोड में काम करेगा। Now, अब जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो होता है, अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज हम जीरो रखें तब भी डिप्लीशन मॉसफेट में करंट फ्लो हो सकती है बाय अप्लाइंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे चैनल पहले से ही प्री एग्जिस्ट कर रहा होता है ना। VGS जीरो होने पे भी ID नॉन जीरो हो सकती है, जबकि यहाँ के केस में इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में जब तक तुम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके, पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके तुम जब तक चैनल को क्रिएट नहीं कर लोगे तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, जब VGS जीरो होगा तो ड्रेन करंट जीरो होगी, है ना। उसके बाद सर डिप्लीशन टाइप की कंडक्टिविटी भी कम होती है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे वर्क कर सकता है। कंडक्टिविटी कम होती है, नहीं बेटा ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि कंडक्टिविटी कम होती है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पे काम कर सकता है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली डिफाइंड होती है तुम्हारी जो चार्ज करियर जो बेसिकली यूज किए जा रहे हैं उनके बेसिस पे। हाँ, ये तुम अगर कहो कि एन चैनल जो मॉसफेट होते हैं उनकी वो स्लो काम करते हैं और पी चैनल फास्ट काम करते हैं, दैट इज ओके, बट यहाँ डिप्लीशन और इनहेंसमेंट की कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके सर। नाउ, सर हाँ बेटा, सर डी ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में आईडी जो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये केवल इसी वजह से होगी कि ये दोनों में काम करता है या फिर कोई और वजह भी है? बेटा नहीं, यहाँ पे वजह सिंपल ये है कि देखो, अगर तुम डिप्लीशन मॉसफेट में गेट टू सोर्स वोल्टेज को जीरो कर दो, ठीक, कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दो ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करके हम आईडी करंट फ्लो करा सकते हैं ना। VGS जीरो हाँ, होने करा पर सकते भी ड्रेन करंट फ्लो हो सकती है, बट यहाँ हैं। यस के सर। केस में VGS अगर तुमने जीरो रखा तो चैनल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ड्रेन करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकती, है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, इनका सिंबल बना सकते हो, ठीक, दोनों का सिंबल अलग अलग होता है, इसका सिंबल तुम्हें इस तरह से दिखाई देता है और जबकि यहाँ पे इसका सिंबल ऐसे ब्रेक हुआ दिखाता है।
ये ब्रेकेज शो करते हैं कि तुम्हारा जो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है उसमें प्री एग्जिस्टिंग चैनल नहीं है, इनिशियली चैनल तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो कोई भी 2 डिफरेंसेस लिख के तुम काम चला लोगे, और अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो इजीली तुम आराम से ये 5 पॉइंट बता के तौलिया कहाँ है? क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। बेटा जिसका भी माइक ऑन है वो क्वेश्चन पूछने के बाद माइक ऑफ कर लिया करे। सर की वर्किंग आती है सर किसकी? मॉसफेट? अरे ये MOSFET की? एनहांसमेंट मोड और बेटा इन जनरल इस तरह से वर्किंग नहीं पूछता है, बट तुमसे जब कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने को बोलेगा तो वहां तुम्हें वर्किंग के साथ ही कैरेक्टरिस्टिक बतानी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना और वर्किंग बताना बात दोनों सेम हो गई, तो इसलिए एक मान के चलो कि इसकी वर्किंग बिल्कुल आती है। ठीक है ना? यप। हाँ, एक डिफरेंस हो गया। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम्हें क्या करना है, तुमने अभी तक देखो मॉसफेट वाले एरिया में जेफेट पढ़ा, एक पहला एफईटी, दूसरा इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पढ़ा। दोनों में ही जेफेट में भी एन चैनल जेफेट होता है, पी चैनल जेफेट होता है। इनहेंसमेंट टाइप में भी एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है, पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है। तो तुम्हें अब क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, A3 साइज का पेपर ले लो। उस पेपर में एक टेबल क्रिएट करो जिसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइप के एफईटी होंगे, और हर एफईटी के लिए तुम्हें सिंबल लिखना है, बनाना है। फिर उसका कंस्ट्रक्शन वहां बनाना है कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, ट्रांसफर कर्व बनाना है। ठीक, इतनी चीजें तुम्हें इन 6 के लिए करनी है, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ जेफेट है, एन चैनल जेफेट है, तो एन चैनल जेफेट का यहाँ सिंबल बना हुआ है, उसकी ड्रेन इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, शॉकली इक्वेशन जो काम करती है, ट्रांसफर इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है। इन्होंने केवल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, तुम्हें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी बनानी है और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक भी बनानी है। ठीक, ये रेजिस्टेंस वगैरह तुम्हें नहीं लिखना है, तुम्हें इन जनरल पता है कि जेफेट का रेजिस्टेंस हाई होता है, मॉसफेट का उससे ज्यादा हाई होता है। बस वही है, यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो कुछ समथिंग मेगा ओम्स में होता है, और यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस 10 टू द पावर 10 की ओम्स में होता है। ठीक, काम समझ में आ गया क्या करना है? ओके सर। ठीक, यस सर। हाँ, इस सब ये चीजें करके, ठीक है, संडे तक, जो अपकमिंग संडे है, संडे तक तुम्हें इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, मतलब उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद उसकी फोटो लेनी है और फिर गूगल क्लासरूम पे डालना है। ठीक, ये बेसिकली नोट्स तुम्हारे में लिए। ही? बेटा ये नोट्स में, अच्छा ये बताओ, 6 इतना बड़ा टेबल तुमको बनाना है, उसको नोट्स में कैसे बना पाओगे, है ना? इसके लिए तुम्हें एक A3 हाँ सर, साइज का पेपर लेना होगा। ठीक है सर। ठीक है, और इसको बना के, ठीक है, केवल फोटो ही नहीं भेज देनी, इसको जहां पे भी अपना पढ़ते हैं वहां पे इसको लगा सकते हैं, ताकि देखो ठीक है सर। मॉसफेट के केस में अगर तुम्हें सिंबल पता है, कंस्ट्रक्शन पता है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पता है, ठीक, अगर वर्किंग आ भी जाती है तो बहुत जल्दी पेपर में कोई अंदर की चीजें ज्यादा नहीं पड़ता है, अगर ये सारी चीजें बाहर वाली सही बनी है तो, ओके मतलब सर। डायग्राम है ना? थोड़ा सा सही है तो मतलब ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सही नहीं, हाँ, डायग्राम अच्छे से अगर प्रॉपर बने होंगे, प्रॉपरली सब कुछ दिखा रहे होंगे डायग्राम में, तो तुम्हें आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी अंदर ये पढ़ने नहीं जाता कि तुमने किस तरह से वर्किंग बताई है। जैसे मतलब डायग्राम दोनों ग्राफ और ये बना लेंगे तो बस काफी है उतना, है ना? हाँ, इतना कम से कम कंप्लीट करोगे। सर ठीक है, हाँ सर इसमें सब जेएफएट का एन चैनल, हाँ इसमें इसमें जेएफएट का एन चैनल पी चैनल, मतलब उसका बनाना है हाँ इनहेंसमेंट टाइप का एनपी चैनल और डिप्लीशन का भी एनपी चैनल का पूरा, हाँ ये चार हाँ सिंबल कंस्ट्रक्शन है सर। हाँ, ठीक सर। ठीक, ठीक है, यहाँ से तुम्हारी सेकेंड यूनिट खत्म होती है। अब हमारा शुरू होगा थर्ड यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
यानी ऑप एम्प। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एट लास्ट 2 दिन कोई भी मिस नहीं करेगा इसकी क्लास, मतलब आज की और कल की। ठीक, इसमें अगर तुम बेसिक पकड़ लेते हो कि कैसे वर्किंग होनी है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक, कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर उनको तुम पकड़ लेते हो, हर प्रूविंग सेम वे तरीके से होगी, केवल वही बेसिक्स लगने हैं। हर जितने भी सर्किट्स यहाँ पे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तुम्हें जो समर मिलेगा, एडर मिलेगा, ठीक है, सबकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होगी। बस तुम्हें उसके बेसिक अगर ठीक से समझ में आ गए तो, कि कैसे तुम्हें उस पर वर्क करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसे तुम्हें अप्रोच करनी है। ठीक, अभी तक हम लोग ज्यादातर जगहों पे केवीएल लगा रहे थे, अब हमें थोड़ा सा केसीएल पे फोकस होना है। ठीक, ओके सर। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या है, इसका सिंबल कैसा दिखता है। अच्छा, उस पे जाने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाई ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या चीज। देखो, पहली चीज लिखी है, नाम ही बता रहा है कि यह ऑपरेशनल है, मीनिंग कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा। ठीक, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के साथ साथ ये आउटपुट को एम्पलीफाई भी करता है। ठीक, तो ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये एडिशन कर सकता है। ठीक, यूजिंग दिस डिवाइस हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन प्रोवाइड परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है। तो एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन। ये इस तरह के जितने भी तुम्हारे अर्थमेटिक वर्क है, ठीक, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्म कर सकता है। मीनिंग यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम दो वोल्टेजेस को ऐड कर सकते हैं, दो वोल्टेजेस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दो वोल्टेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक, कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। इन Yes, sir. जनरल, हाँ, इन जनरल तुम्हारा ये जो ऑप एम्प है एक आईसी होता है, जो हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं ऑप एम्प, वो एक आईसी फॉर्म में होता है। ठीक है, आईसी 741, ठीक, आईसी 741। ना, अब अगर इसको हम इसका सिंबल देखें तो कुछ इस तरह से है, एक ट्रायंगल जिसमें सिंगल आउटपुट है और दो इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2। इनपुट 1 यहाँ पे माइनस लगा होता है, इनपुट 2 यहाँ पे प्लस लगा होता है। ये इसका बेसिक सिंबल है, जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट है। कैसा है ये? सिंगल आउटपुट, डबल इनपुट। इसका बेसिक काम क्या है? इस V1 और V2 के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन करना और साथ में कुछ गेन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे A क्या है? गेन है, इतना गेन प्रोवाइड करेगा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, अगर इसकी हम जनरलाइज इक्वेशन लिखें, मीनिंग अगर हम जनरलाइज आउटपुट, बेसिकली जनरलाइज आएगा क्या, तो V0 इज इक्वल टू
ठीक, इस ऑप एम्प का काम क्या है, इस V1 और V2 के, इस V1 और V2 के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना, यानी आउटपुट V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A V2 माइनस V1। एक चीज ध्यान देना, जहां प्लस लिखा हुआ है ऑप एम्प के सिंबल में, उसको हमने प्लस साइन के साथ लिया है, और जहां माइनस लिखा हुआ है उसको हमने माइनस के साइन के साथ लिया है। ठीक, ये इसका बेसिक काम है, ये इसका एकदम बेसिक काम है। ठीक है, कि जब तुम इसको दो इनपुट प्रोवाइड करोगे तब ये क्या करेगा, इस तरह से आउटपुट प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट्स से कि हमने कहा कि V2 इज इक्वल टू 0 है। सर हाँ सर तो 8 यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? हाँ बेटा, तो ए डिफाइन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ए डिफाइन कर रहा है कि ये ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर है इसका गेन कितना है। अच्छा, गेन अभी आपको नहीं पता। देखो, जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, लेट्स से हमने उसको इनपुट दिया 2 वोल्ट, ठीक, कोई भी एक डिवाइस है, उसको हमने इनपुट प्रोवाइड किया 2 वोल्ट, और वो आउटपुट दे रहा है 8 वोल्ट। यानी उसने क्या किया, इनपुट को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है ना, इनपुट को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। तो हम क्या कहते हैं कि इस डिवाइस का गेन जो है 4 है। इसी तरीके से यहाँ ऑप एम्प का जो गेन है वो A है, मीनिंग इसको जो भी इनपुट दोगे वो उसको A टाइम्स इंक्रीज कर देगा। ठीक, और ऑप एम्प में इनपुट देने के दो तरीके, ठीक, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अगर दोनों पे तुमने साथ में इनपुट दिया तो इनपुट को वो दोनों के डिफरेंस को लेगा, V2 माइनस V1 को, और इस V2 माइनस V1 को ये एम्पलीफाई कर देगा। क्लियर ना? अब अगर हमने कहा कि हमने इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हमने कुछ इस तरह से बात की, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पे तो V1 वोल्टेज अप्लाई किया है, बट V2 को हमने 0 कर दिया। ठीक, उस केस में V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, A V0 माइनस V1, दैट इज माइनस A V1, V0 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, जो आउटपुट आया है वो कैसा है, इनपुट का कुछ एम्प्लीफिकेशन हुआ है, इनपुट का एम्प्लीफिकेशन हुआ है, और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा है। इस नेगेटिव साइन को हम ये भी कह सकते हैं ना कि इसने 180 डिग्री का फेस शिफ्ट ले लिया है। अच्छा, क्या ये पॉइंट पता है कि जब 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं? ये आई गेस तुमने 12th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बताओ। यस सर, पढ़ा है। नहीं पढ़ा सर, एक बार बता दीजिए। ओके, देखो, जब साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा को क्या लिखते हो? कॉस थीटा, सब माइनस साइन माइनस थीटा। साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ठीक, ये पढ़ा है। हाँ ये सर, मेरा सर, ओरिजिनल में, ये Yes, मेरा sir. हाँ, ये मेरा ओरिजिनल इनपुट था, उसमें मैंने 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दिया। ठीक, 180 डिग्री का चेंज किया। ठीक, उस 180 डिग्री के चेंज की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक, जब भी हम ये कहते हैं, जब भी अगर इनपुट दिया हमने, ठीक, और आउटपुट का साइन इनपुट से अपोजिट आया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इनपुट
यहाँ पे डिवाइस क्या कर रही है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे रही है, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइस क्या कर रही है, जब इनपुट तुमने इस टर्मिनल पे दिया है तो डिवाइस क्या कर रही है, इनपुट के साइन को इन्वर्ट कर रही है, इन्वर्ट कर रही है इनपुट के साइन को, और एम्पलीफाई कर रहा है। दो काम कर रहा है ये, एक एम्पलीफिकेशन कर रहा है और दूसरा साइन को इन्वर्ट कर रहा है। दैट इज वाई इस टर्मिनल को हम बोलते हैं, इस टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। और इन्वर्टिंग टर्मिनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर तुमने केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया है तो आउटपुट जो आएगा वो फर्स्ट एम्पलीफाई होगा किसी गेन की वजह से, ठीक। जितना भी गेन होगा इस डिवाइस का, उस गेन से एम्पलीफाई होगा और साथ में इन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका साइन जो भी होगा वो अपोजिट हो जाएगा। मीनिंग अगर तुमने पॉजिटिव इनपुट दिया है तो आउटपुट पे नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, और अगर तुमने नेगेटिव इनपुट दिया है तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। एक नेगेटिव साइन आउटपुट पे दिखाई देने लगता है। पॉइंट क्लियर? यस सर, यस सर। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका हम नाम देते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये इन्वर्ट भी कर रहा है और एम्पलीफिकेशन भी कर रहा है। इन्वर्ट भी कर रहा है और एम्पलीफिकेशन भी कर रहा है। नाउ अब कंडीशन 2 अगर हम देखें, कंडीशन 2 का मतलब क्या है, अब हम V1 को ग्राउंड कर दें और V2 को कुछ वोल्टेज अप्लाई करें, यानी पॉजिटिव जहां पे बना हुआ है वहां पे एक वोल्टेज V2 अप्लाई करें और इसको ग्राउंड कर दें, V1 को 0 कर दें। तब आउटपुट क्या आएगा, V0 कितना आएगा, AV2। AV2। नाउ अब यहां पे ध्यान से देखो, इसने केवल एम्पलीफाई किया है, ठीक। इन्वर्जन नहीं किया है, इन्वर्ट नहीं किया है इनपुट को। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन से हुए, वो टर्मिनल्स जहां पे इनपुट प्रोवाइड करने से आउटपुट जो है सेम फेस में आता है, आउटपुट सेम फेस में आता है, सेम फेस एट एज इनपुट। जबकि इन्वर्टिंग वाले में क्या था, आउटपुट 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ आया था। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लो। सर डायरेक्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नीचे ना? हाँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नीचे। जी सर। Inverting input is the input terminal on which when input is applied, से बार रिपीट करिए, थोड़ा सा छूट गया। on which when input is applied, output will be in same phase as input. In
same phase as input. Next point, when input is applied, when input is applied at inverting terminal, at inverting terminal, then output is then output is 180 degree 180 degree phase shifted. (180° phase shifted by input. पॉइंट क्लियर? तो पहला वाला पॉइंट नॉन इन्वर्टिंग के लिए था ना? पहला नॉन इन्वर्टिंग के लिए था, दूसरा पॉइंट इन्वर्टिंग के लिए था। नॉन इन्वर्टिंग के केस में आउटपुट सेम फेस में आता है एज इनपुट, और इन्वर्टिंग के केस में 180 डिग्री फेस शिफ्टेड वर्जन आता है। ना अब इस ऑप-एम्प का देखो, अभी तक हमने ऑप-एम्प का सिंबल देखा, हमने ये देखा कि एक इनपुट, दो इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है, दो इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है। इसके इंटरनल का भी हमें एक स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप-एम्प। हम एग्जैक्टली इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ नहीं देखते, बट हाँ, जो हमें मैथमेटिकली टर्म्स यूज करने हैं, ठीक है, एक आईसी के अंदर किस तरीके से चीजें हो रही होंगी, उसका अप्रॉक्स आइडिया हम लेते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट सर्किट। मीनिंग जो वो आईसी है, उस आईसी का बिहेवियर देख के हम रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, बैटरी, इनको यूज करके, जैसे हम डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, वैसे ही इक्विवेलेंट सर्किट हम ऑप-एम्प का बनाते हैं। ठीक, नाउ ये आउटपुट वोल्टेज था, इनपुट वोल्टेज 1 एंड इनपुट वोल्टेज 2। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे दोनों इनपुट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक, जो होता है इनपुट रेजिस्टेंस Ri। ठीक, ये क्या शो कर रहा है कि भाई जो भी तुमने इनपुट अप्लाई किए हैं, उन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इन दोनों का डिफरेंस होगा, और उसी का एम्प्लीफिकेशन होके यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक, ये साइड थी माइनस और ये था प्लस, यानी यहाँ पे एक वोल्टेज, इस Ri के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम क्या दिखा सकते हैं, माइनस प्लस Vd। ठीक, माइनस प्लस Vd, यहाँ पे Vd इज इक्वल टू क्या है, Vd इज इक्वल टू है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। और ये Vd क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ Ri क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। नाउ अब इस Vd का एम्प्लीफिकेशन हो रहा होगा, ठीक,
तो उस एम्प्लीफिकेशन को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाते हैं। अच्छा, कितने लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को जानते हैं? ठीक, डिपेंडेंट हाँ वोल्टेज सर, कुछ सोर्स, कुछ पता है। हाँ, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस वो होते हैं जो खुद कैपेबल नहीं है, जो डायरेक्टली वोल्टेज का सोर्स नहीं है, बट किसी और डिवाइस पे डिपेंड होके वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, वो डायरेक्टली सोर्स नहीं है। लाइक यहाँ पे जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, वो डिपेंड करेगा इस वीडी वोल्टेज पे। इस वीडी वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी उसको ए टाइम्स करके ये सप्लाई करेगा। डिपेंड कर रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये वोल्टेज सोर्स काम वोल्टेज सोर्स की तरह कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो किसी सेकंड डिवाइस पे या सेकंड टर्मिनल पे डिपेंड कर रही है। दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सर RI इनपुट रेजिस्टेंस है या इंटरनल रेजिस्टेंस? इनपुट रेजिस्टेंस है बेटा। इनपुट साइड में देखो, इनपुट साइड का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो देखो जो भी बात हो रही है वो ऑप एम्प के अंदर की ही बात हो रही है। ठीक, आरआई जो है वो ऑप एम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक, लेकिन इनपुट साइड का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। Now, ठीक, इसी तरह से इसका कुछ एक्सटर्नल इसका कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो यहाँ पे हम आउटपुट रेजिस्टेंस शो करते हैं, आर नॉट। ये आर आई और आर नॉट दोनों ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, वो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस है। ना, अब ये जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, इसको कहीं से तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी भाई। ये जो डिवाइस है ये एक टाइप ऑफ पैसिव डिवाइस है, इसमें कोई एक्टिव एलिमेंट तो लगा नहीं है जो एनर्जी को जनरेट कर रहा हो, है ना? कोई भी एक्टिव एलिमेंट तो लगा नहीं, सभी रजिस्टर लगा है, डिपेंडेंट सोर्स लगा है, सभी पैसिव एलिमेंट लगे हैं। तो यहाँ पे हमें सप्लाई भी देनी होगी प्लस VCC, और इस यहां से हम देते हैं माइनस VCC। ठीक, ये दो टर्मिनल हम यहाँ पे शो करते हैं। ये क्या करते हैं? ये शो करता है मैक्सिमम पॉजिटिव सप्लाई जो इसको दी जा रही है, और ये क्या शो करता है? मैक्सिमम नेगेटिव सप्लाई जो इस ऑप एम्प को प्रोवाइड किया जा रहा है। सर V1 V2 पे नहीं देते सप्लाई? V1 V2 इनपुट है जिनका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। यहां पर भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ का वोल्टेज इसलिए नहीं दिया गया, इसको ऑपरेट कराने के लिए इसको नहीं दिया गया है। ये इनपुट है डिवाइस का, और डिवाइस जो ऑपरेट कर रही है वो कर रही है इन VCC और माइनस VCC की वजह से। ठीक, अगर हम देखें तो ये पूरा बॉक्स जो होगा ये ऑप एम्प की आईसी होगी। ठीक, और इस आईसी से एक टर्मिनल ये निकल रहा होगा, एक टर्मिनल ये, एक ये। ठीक, यहाँ इनपुट प्रोवाइड करना एक अलग चीज है, और ये सप्लाई देना ये एक अलग चीज है। इसको कुछ इस तरह से कह सकते हो, जैसे तुम CRO यूज करते हो। ठीक, CRO को चलाने के लिए तुम सप्लाई देते यस हो, सर। ठीक है, प्लग लगा के। उसके बाद हाँ। उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल से तुम अपना इनपुट देते हो ताकि उसको डिस्प्ले करा सको। बात समझ में आई? हाँ हाँ देते Yes. सर, यस सर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट से हम ये भी तो लिख सकते हैं, अभी हमने ये बताया V0 इज इक्वल टू A V2 माइनस V1। इसको हम लिख सकते हैं ना, V0 इज इक्वल टू A VD। ठीक, इसी को हम बोलते हैं बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन।
बेसिक ओपैम्प इक्वेशन। जब तक ओपैम्प में कोई फीडबैक नहीं लगा है, अभी बात करेंगे कि फीडबैक क्या होता है, ठीक। जब तक ओपैम्प में कोई फीडबैक नहीं लगा है तब तक ओपैम्प इसी इक्वेशन पे काम करेगा, उसका आउटपुट इसी इक्वेशन से फाइंड किया जाएगा, ठीक। अब एक बात समझो, ये जो आउटपुट है, अगर ये जो V2 माइनस V1 है, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है ना? यस सर। है ना? V2 माइनस V1 की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इस पॉइंट को याद रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक। अभी सर सभी, हाँ बेटा, सर ये फीडबैक क्या है सर टर्म? हाँ अभी फीडबैक का नाम आ रहा है, मतलब अभी थोड़ा सा ओके वेट सर। करो, अभी फीडबैक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, सभी लोग क्लास को रीज्वाइन कर लो।